अच्छा जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास का, हाँ, या इस रिव्यू सेशन का, जो भी हम इसको कहना चाहते हैं, इसका हम आगाज करते हैं। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि अपना माइक आप लोग जो है वो म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली जो है वो उसको म्यूट ही रखा करें। जैसे फ्यूचर टेक एक्सपर्ट्स जो हैं, उनका जो माइक है वो मुझे ऑन नज़र आ रहा है। तो अगर वो पॉसिबल हो तो उसको म्यूट कर लें। मैं खुद भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास मतलब मैं फिर इसमें रिस्क होता है कि अगर मैं हो सकता है, तो आप लोग म्यूट करें। कुछ अगर कोई कहना चाहते हैं तो आप कह लें। इस से पहले जो है वो मैं अपना सेशन स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहूंगा कि भाई आप लोगों के क्या प्लान्स हैं, और आप लोग जो है वो क्या समझते हैं कि ये जो है आप अभी क्या करना चाहते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, और कहाँ कहाँ पर आप फंस रहे हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी जो मशीन लर्निंग है उस एज अ करियर वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, और उसके लिए आप लोगों के पास क्या क्या सॉल्यूशन है। तो अगर, क्योंकि ये डिस्कशन क्लास है, इसके अंदर कोई वानिया बेटी, आपने बंद नहीं किया? कबर्ड खुला हुआ अच्छा नहीं लगता, बंद कीजिए। अच्छा, बंद कर दो बेटी। तो आप में से कोई कुछ कहना चाहता है, कोई फीडबैक देना चाहता है, कोई चैलेंजेस शेयर करना चाहते हैं तो वो कर ले। मैं आपके कोई भी शख्स बोल सकता है, हैंड एंड रेस करने की जरूरत नहीं है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी क्या हाल है? ठीक है सर। बस अल्लाह का करम है। जी सर, मैं सर ये जानना चाह रहा था कि सर हम्म। बेसिकली मैं आईओटी और एआई दोनों का स्टूडेंट हूँ। तो हम्म। आईओटी में सर ये प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं आ रही कि हम्म। जब हम सेंसर से डाटा वेब पे पास करते हैं, कोई अपना एक सर्वर बनाते हैं, तो हम्म। उस डाटा पे सर अगर कोई बैकएंड पे हम मशीन लर्निंग का कोई मॉडल अपना डिप्लॉय करना चाहें, तो हमें वो सर्वर कैसे बनाना चाहिए? अच्छा, ये आपका अच्छा सवाल है, ये अभी मैं इसको लिखता हूँ। और आप अपना माइक जरा म्यूट कर देंगे प्लीज, शुक्रिया। जी सर, थैंक ठीक है, ये आपका जो सवाल था अभी, उसको मैंने ये 4 नंबर पे लिख दिया है। सही है, रिफ्रेश किया है मैंने, मगर इसको 4 नंबर पे लिख दिया है। सही है। और कोई आप लोगों के से स्क्रीन शेयर है तो आप इसको देख सकते हैं, और कोई आप लोगों के जहनों में कोई आइडिया हो तो, या कोई चैलेंज हो तो आप जो है वो डिस्कस शेयर कर सकते हैं, ताकि उनके जो है वो मैं जवाब भी दे दूं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने काफी ज्यादा सवाल पूछने, कितना लंबा सेशन है? कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में रैप अप कर दें ताकि लोग बोर ना हो। ठीक हो गया, मैं फिर शुरू कर देता हूँ अभी से। अच्छा, देखो मैं तुम्हारे नोट जो पैड पे सवालात हैं लिख उसमें से कोई ऐसा सवाल है जो ऑलरेडी शेयर हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। ओके, ये मैं देखता बच्चा हूँ। है ना, ये वाला जो बच्चा है, बहुत ही जबरदस्त है ये।
अच्छा मोहम्मद अब्दुल्ला, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि माइक म्यूट कर दें। जब आप लोग अपने माइक म्यूट नहीं करते तो इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं, तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोग घर पर होंगे। तो घर की जो बातें हैं, डांट डपट है, बच्चों को डांट वाट है, वो भी आपकी रिकॉर्डिंग में जारी होती है। तो ज़रा एहतियात करें, माइक को बड़ा देखते रहें। मतलब इधर उधर देखने के साथ साथ माइक देखते रहें। माइक म्यूट कर लें, उसके बाद इधर उधर देखें या किसी से बात करें। अच्छा जी, तो भाई आप कुछ सवाल कर रहे थे? मैं नोटपैड पे लिख रहा हूँ, फिर आपको बताता हूँ। अच्छा ठीक है, आप लिख लें note पे। और कोई इसके अलावा कोई कोई जहन में कुछ चीजें लेकर घूम रहा हो तो वो भी कर सकता है। अच्छा जी, तो सर प्लीज चैट को भी देख लें। अच्छा चैट भी देख लेते हैं भाई। सर मैं पूछना शुरू कर लूँ? अच्छा सर, आई ज्वाइन Q3 क्लासेस, पॉसिबल रिवीजन क्लासेस और शॉर्ट समरी ऑफ चैप्टर 6 है। सादत, सारी रिकॉर्डिंग जो है वो PIIC के जो चैनल है उस पर मौजूद है, तो आप उससे रिकॉर्डिंग देख लो और फिर अगर आपके पास कोई इश्यू हो तो आप उसको डिस्कस कर लेना। तो शॉर्ट समरी से काम नहीं चलेगा, रिकॉर्डिंग देखोगे तो ही काम चलेगा। अच्छा, ये बड़ा अच्छा है कि अबाउट बूट कैम्प 2021। सर डिस्कॉर्ड चैनल का सर्वर का लिंक शेयर कर दीजिएगा चैट में। यार अब ये वाले काम भी टीचरों से कराओगे? ये तो आपस में डिस्कस कर लिया करो ना। किसी के पास है भाई, किसी के पास कोई लिंक विंक शेयर कर सकता है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपके वालेकुम चैनल सर। पर? हाँ, मेरे चैनल का कर दो, PIIC का कर दो, सारे इधर कर दो, डिस्कॉर्ड का। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा अहमद खान, ये जो है ना, ये हमारा एक रिव्यू सेशन है, ये क्लास नहीं है। अच्छा, एक साहब ने कहा है हाउ टू केगल मास्टर। ये भी एक अच्छा सवाल है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। अच्छा, हाउ टू गेट फ्रीलांस रिमोट जॉब, ये भी एक अच्छा काम है। अच्छा, सर मेरा आप फर्स्ट सवाल क्वेश्चन कर, है हाँ। कि फर्स्ट हाँ क्वेश्चन हाँ। ये है कि हम लोग बूट कैंप में AWS को पढ़ रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने रिसर्च की तो दुनिया की 10 हाईएस्ट पेइंग सर्टिफिकेशंस में जो टॉप 2 हैं वो गूगल क्लाउड की हैं। उसके अलावा एवरेज सैलरीज को अगर हम कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट हर जगह पे GCP की सैलरी ज्यादा हैं। इसकी वजह ये है कि जिसमें कंपटीशन कम होता है वहाँ पे डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। अच्छा। और इसके अलावा इसी क्वेश्चन का दूसरा रुख ये है कि हम एक सर्विसेज स्टार्टअप बना रहे हैं जो कि AI फोकस्ड है। अब जाहिर बात है AI में तो गूगल इज माइल्स अहेड ऑफ AWS एंड एजर, तो उसमें तो नो क्वेश्चंस आस्क्ड GCP ही होगा ना इसका जवाब। तो ये दो पार्ट्स हैं पहले क्वेश्चन के। अच्छा, तो वन बाय वन ही करते हैं ना। सबसे पहले हम जाकर इंटरनेट पे सर्च करते हैं ना कि भाई मार्केट शेयर किसके पास सबसे ज्यादा है। मार्केट शेयर तो है ही, लेकिन मार्केट शेयर ज्यादा है तो लोग भी ज्यादा हैं इसी वजह से। हाँ, मतलब बात तो वही होगी ना। देखो, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको अगर कहा जाए कि यार आप अपनी शॉप जो है वो गुलशन के मदीना माल में खोलना चाहोगे या सदर के जो मोबाइल शॉपिंग मॉल है उसमें खोलना चाहोगे, जो मोबाइल मार्केट है सदर की, तो आप ये भी चूज कर सकते हो यार मैं मदीना माल में जाऊंगा, मैं वो कंपटीशन बर्दाश्त नहीं कर सकता सदर का है। लेकिन आप ये देखें कि सदर के माल जो दुकान है उसकी प्राइस भी ज्यादा होगी और वहां पे कंपटीशन भी ज्यादा होगा। इसके बावजूद भी वहां पर लोग जो हैं वो दुकान खोलकर चलाना चाहते हैं। अब इसकी क्या वजह है? इसकी जो वजह है वो डेफिनेटली जो है वो यही है कि क्लाइंट जो है वो वहां पे ज्यादा रुख करता है। दूसरी बात यह है कि जो सर्विसेज
आपको ऑफर कर रहा होता है AWS, वो हमेशा सबसे ज्यादा है। मैं खुद अपने ऑफिस की तरफ से जो है वो गूगल क्लाउड के ऊपर ही काम करता हूं। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि भाई आप चूज करें कि आपको स्टूडेंट को बताना है कि कौन से चूज करोगे, तो मेरे लिए KPI क्या होना चाहिए, मतलब मैं क्या KPI रखूं? मैं यही रखूंगा ना कि भाई सबसे ज्यादा मार्केट में चीज जो इस्तेमाल हो रही है वही वाली चीज सिखाऊंगा ना मैं। सर एक नोशन इसमें ये भी है कि फीडिंग द बीस्ट, अगर हम AWS को प्रेफर करेंगे तो हम कंपटीशन को खत्म कर देंगे, यानी कि हम एक ही बंदे को मार्केट तो एक ही बंदे को हम मार्केट लीडर बनाते जाएंगे तो फिर इनोवेशन नहीं हो पाएगी फिर, क्योंकि एक बंदे की मोनोपोली बन जाएगी ना। एक ये रुख भी है इसका। और दूसरा, AWS की सहूलियात ज्यादा हैं, सर्विसेज ज्यादा हैं, लेकिन GCP की कम है, लेकिन वो अच्छी हैं, उनको उनका यूजर ठीक इंटरफेस है, कोई अच्छा है देखो ये कोई मसला नहीं है। असल जो चीज होती है कि क्या आपको, अगर मैं देखो हमेशा एक बात याद रखो कि मैंने अपने जमाने में जो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी थी वो GW बेसिक थी, और उसके बाद जो मैंने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी थी वो C लैंग्वेज थी। ठीक है, मैंने जो पहला डेटाबेस सिस्टम सीखा था वो DBase 3+ था। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, आप भी अपने आसपास देखेंगे तो आपके आसपास जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने आज से 5 साल पहले PHP पे काम किया, अब वो पाइथन पे काम कर रहे हैं, और हो सकता है आगे 5 साल के बाद पाइथन खत्म हो जाए, कोई नई लैंग्वेज आ जाए। जो लोग एक जमाने के अंदर विजुअल बेसिक 6 पे काम करते थे वो आप C# और .NET फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं। असल चीज ये है कि आपको कॉन्सेप्ट लर्न करना है। AWS के अंदर जब आप कॉन्सेप्ट लर्न कर लेते हैं तो आपके वो वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप गूगल के ऊपर और एज्योर पर बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप AWS पे जो काम कर रहे हैं तो गूगल आपके लिए चाइनीज हो जाएगा। गूगल के मतलब ऐसा बहुत ही कम होता है कि जो बंदा गूगल का एक्सपर्ट हो उसको एज्योर पर या AWS पे काम करने में बहुत ज्यादा टाइम लगे। तो आपको बिल्कुल, ये एक बहुत ही तकलीफदेह चीज है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, तो गाड़ी खरीदते वक्त आप ये देखो कि आपको होंडा की सिटी और टोयोटा की करोला या टोयोटा की यारिस के अंदर जो है वो आपको चूज करना पड़ता है, काफी कंपैरिजन करना पड़ता है कि यार ये करूं या ये करूं। सही है। इसी तरह आप किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हो तो आपको चूज करना पड़ता है कि यार मैं फास्ट चूज करूं या नस चूज करूं या लम्स चूज करूं। तो ये एक चॉइस जो है वो हमेशा रहती है। तो आप हमेशा एक बात याद रखें, अगर आप गूगल के पर होंगे तो कुछ हो सकता है कुछ अरसे बाद या कभी कभी आपको लगे कि यार मैंने AWS पे चला जाऊं, जो AWS पे उनको गूगल अच्छा लग रहा होता है। तो ये एक चॉइस हमेशा रहती है। ये बिल्कुल सेलफोन की तरह है, आप एक सेलफोन खरीद लेते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि यार ये वाले फीचर तो दूसरा वाला फोन अच्छा ले रहा है। तो हमें तो कॉन्सेप्ट सीखने हैं। असल चीज जो लर्निंग करनी है वो ये नहीं है कि हम टूल्स या सीख रहे हैं या प्लेटफॉर्म क्या सीख रहे हैं, बल्कि हमें ये देखना है कि हमें इस लर्निंग को यूज कैसे करना है। जैसे आप GCP पे बड़े एक्सपर्ट है तो आपके लिए तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप AWS पे काम करें, ताकि आपके पास 2 पोर्टफोलियो बन जाए। आप बोले यार देखो मुझे GCP भी आता है, मुझे AWS भी आता है। तो इसी तरह जो बंदा AWS पे काम कर ले, अगर उसको कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिलती है या कहीं चांस मिलता है गूगल क्लाउड पे काम करने का, तो वो भी सीख ले। ये तो मिलती जुलती चीजें है ना। मतलब मैं जो हूं वो एक वक्त में 3 अलग अलग डेटाबेसिस पे काम करता हूं हर रोज। एक पोस्टग्रेस SQL है, एक MySQL है, और एक जो है वो NoSQL है। अब जाहिर सी बात है 3 अलग अलग चीजों में, लेकिन मुझे ये पता है कि 80% चीजें तो सेम है। गूगल वाले जो हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने थोड़े नाम वाम चेंज कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि बिल्कुल अलग चीज है। उनको भी पता है कि यार अगर हम बिल्कुल नई चीज बताएंगे, ऐसी चीज जिसमें नई टर्मिनोलॉजी होगी, नए नए अप्रोच होगी, नई कमांड होगी, सब कुछ डिफरेंट होगा, तो एक बंदा जो AWS पे काम कर रहा है हम उसको अपने पास कैसे लेकर आएंगे? ठीक हो गया सर। सही है ना। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो सिटी चलाता था, अब टोयोटा यारिस वाले को उसको टोयोटा बेचनी है, तो वो बोलेगा कि यार जितने फैसिलिटी सिटी में है मैं उससे ज्यादा दूंगा। अब अगर वो सब कुछ डिफरेंट कर दे
कि जी वो जो उसमें गियरिंग सिस्टम डिफरेंट कर दे, ये सिस्टम कर दे, वो अब तो बंदे को अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा, वो बोलेगा नहीं भैया मुझे पुरानी वाली सिटी चलाई। तो ये चीज भी होती है। तो आपको जो है वो जब लॉक इन करना होता है तो उसमें कोशिश ये करनी होती है कि आप जो है वो चीजें जो है वो मिलती जुलती चीजें रखते हैं। तो आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो है वो एक कॉन्सेप्ट सीखे, जैसे मिसाल के तौर पर बूट कैंप के अंदर हम क्लाउड डेवलपमेंट किट सिखा रहे हैं, आप वो AWS पे पढ़ें। और क्योंकि आप गूगल क्लाउड पे काम करते हैं, आप बोले यार ये वाली क्लाउड गूगल क्लाउड किट जो है ना, मैं अपनी सॉरी AWS की जो CDK है, मैं आप देखूंगा गूगल क्लाउड जो है वो मुझे कैसे करके दे रहा है। अब अगर आपने वो कर ली तो आपके पास डबल चीजें हो गई। फिर आपने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के ऊपर भी काम कर गया। अब मेरे खुद जो दोस्त हैं, मैंने एक मरतबा उनको अपने एज अ गेस्ट सेशन भी बुलाया था, तो हम्माद सिद्दीकी नाम है उनका। तो वो जो है वो एज्योर के एक्सपर्ट है, लेकिन उन्होंने कभी बुराई नहीं की कि यार AWS खराब है। वो कहते हैं यार मेरी बस मुझे काम मिलता रहता है एज्योर का, मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं AWS को दे सकूं, तो मैं एज्योर के ऊपर एक्सपर्टीज बढ़ती जा रही है। तो भाई जो भी काम मिल जाए कर लो। अगर कल को कोई बंदा कहता है कि यार मैं आपको जो है वो मशीन लर्निंग कराता हूँ, लेकिन आपको जो है वो टेंसर फ्लो की जगह जो है वो पाई टार्ट्स पे काम करना है, तो कर लेना यार, मसला थोड़ी है, चीजें तो सेम ही रहेंगी। ओके हो गया, डन हो गया सर। तो इसमें इतने परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा, तो इसमें जब शुरू का सबसे पहला वाला सवाल है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई देखो, इंटर्नशिप जो है वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक बंदा जो है वो इंटर्नशिप के लिए किसी बंदे को बुलाता है। दो तरह की इंटर्नशिप होती है। एक तो पुराने जमाने वाली इंटर्नशिप होती थी जिसके अंदर लोग आपको मशीन चलाना सिखाते थे। तो वो जो मशीन ऑपरेटर लेवल की इंटर्नशिप होती थी उसके अंदर वो लोग उठाते थे और उनको ट्रेन करते थे। अब वो वाली चीज खत्म हो गई है ना। अब अगर आप कंप्यूटर साइंस की इंटर्नशिप लेने जाते हैं तो आपको वो चीज बड़ी अच्छे से आनी चाहिए। सबसे पहले वो टेस्ट लेते हैं और टेस्ट करने के बाद आपको एज ए इंटर्न रखते हैं। अभी इंटर्नशिप इतनी ज्यादा इसलिए भी नहीं है कि अभी जो है वो मशीन लर्निंग इवॉल्व हो रही है। तो जब कोई चीज इवॉल्व होती है तो उसमें इंटर्नशिप के चांसेस कम होते हैं, लेकिन आपको एज अ जूनियर जो है वो अप्लाई करना चाहिए मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग वगैरह के लिए। अगर आप लिंक्डइन के ऊपर देखें, अभी आप भी देखें, ये कंटेंट स्टूडियो मशीन लर्निंग इंजीनियर आपको चाहिए, मशीन लर्निंग इंजीनियर चाहिए, ये सब पाकिस्तान के अंदर है। तो आप देख सकते हैं कि मशीन लर्निंग के लिए जॉब जो है वो स्टार्ट जो है वो हो रही है मशीन लर्निंग के लिए। तो आप लिंक अपना पोर्टफोलियो बनाकर आप लिंक्डइन वगैरह पे जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि प्रैक्टिस जो है, इसका प्रैक्टिस का जो चीज है, ये इसके लिए जो है वो मैंने यहाँ पर ये वाली चीज जो है वो मैंने ये दोनों चीजें जो है वो यहाँ पर आपके लिए लगा दी है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको कोर्स लेना अगर कोई फ्री में आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी चीज ये है कि आप जो है वो केगल के ऊपर जाएं। अब अगर आप केगल के ऊपर जाते हैं तो केगल के ऊपर पुराना भी काम हुआ हुआ है। तो केगल के ऊपर टाइम लगाएं, आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है वो केगल की चीजें जो है वो एक्सप्लोर होना शुरू हो जाएंगी। सही है। अब मैं यहाँ पर इसको रजिस्टर्ड भी कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक लॉग इन डिफरेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप लोग भी जो है अगर चाहें तो इस वक्त जो है तो आप केगल के ऊपर जाकर जो है देखें, यहाँ पर कंपटीशन है, यहाँ पर पुरानी नोटबुक्स हैं, आप देखें यहाँ पर डेटा सेट्स मौजूद हैं, यहाँ पर कोड्स मौजूद हैं। तो आप इन कोड को रिव्यू करें। जैसे यहाँ पे पाइथन के कोड मौजूद हैं। अच्छा, केगल में जब पाइथन के कोड जाएंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो आपको ऐसी मिलेंगी जो रिलेटेड है मशीन लर्निंग से। जैसे आप देखें इसके अंदर, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं, ठीक है, तो अभी हम चैप्टर 6 में मेरे ख्याल से पढ़ ही रहे हैं। तो उसके ऊपर देखो, टाइम सीरीज एनालिसिस यूजिंग LSTM का एक ट्यूटोरियल जो है वो आपको दिया हुआ है, ये आप पढ़ें, देखें, इसको इंप्लीमेंट करके देखें। एक बात हमेशा याद रखो, शुरू में ना आपको पुराने या यूज हुए हुए कोड के साथ ही काम करना पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पर क्रिकेटर है तो पहले लोगों को क्रिकेट खेलते हुए देखता है, उनके साथ प्रैक्टिस करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो एक मास्टर क्रिकेटर बन जाता है। इसी तरह एक बंदा जो है जिसको गाने का शौक होता है वो पहले दूसरे लोगों के गाए हुए गाने गाता है। राइट और रॉन्ग?
आवाज नहीं आ रही? सही है। यस सर। तो इसी तरह आप लोगों के कोड जो है उनके ट्यूटोरियल देखें, टाइम लगाएं रोजाना। अगर आप 1 घंटा केगल के ऊपर लगाएंगे तो इससे आपको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीजें समझ में आने लगेंगी, प्रैक्टिस हो जानी लगेगी। कोई भी आप डेटा सेट लें, यहाँ पे बहुत सारे डेटा सेट पड़े हुए हैं, यहाँ पे कुछ कोर्सेज भी हैं। अगर कुछ कोर्सेज फ्री में हैं तो वो आप ले भी सकते हैं। तो आप इसमें ये जो चीज है ये एक ही है कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो केगल एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप फाइवर के ऊपर अपना पोर्टफोलियो बनाएं और यहां पर जो है वो मशीन लर्निंग की जो है वो जॉब ढूंढें। जो कि पाइथन में हो। मैंने क्या कर दिया? स्पेस नहीं दिया सर। हाँ, वो बदतमीजी कर रहा है। तो आप जो है वो इस तरह फाइवर पे देखें। इसके अंदर अब यहां पर आप ये बात समझ लें कि आपको पैसे नहीं कमाने फिल वक्त। सही है, आपको पैसे नहीं कमाने, आपको जो है वो फाइवर पे इस तरह की चीजें बनानी है। अब देखो इसमें कि आई डू मशीन लर्निंग पाइथन प्रोजेक्ट्स, आई डू मशीन लर्निंग, इसमें देखें आप इन लोगों की पोर्टफोलियो देखें कि ये क्या क्या करके देखें। आप इनकी देखें ये बंदा क्या क्या करके दे रहा है। सही है, एक दिन के अंदर 46 मिनट लाइव कंसल्टेशन, ये वो देखें आप इसके अंदर वो क्या क्या आपको ऑप्शन दे रहा है। ये अगर आपको आते हैं, आप अपनी छोटी छोटी प्रोफाइल बनाए और फाइवर के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। तो अगर आप फाइवर पे थोड़ा टाइम लगाते हैं, सबसे पहले आप ये जो है जो बेस्ट वे है, जो बेस्ट वे है आपके पास वो ये है कि सबसे पहले आप दूसरों का काम देखें फाइवर पर केगल पे जाकर, उसके बाद फिर अपना काम आप स्टार्ट कर दें। तो इस तरीके से जो है आप साथ साथ जो है वो आप जो है वो अपना पोर्टफोलियो बनाए। तो उससे जो है वो आपको और जब आप लिंक्डइन पे जा भी रहो तो यहां पर भी वही वाला रूल रखता है कि यार अदर लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, कैसे वो आपसे आगे है। एक और चीज हमेशा याद रखें, हर चीज में आपको कोई भी काम करना है तो एक लेवल तक तो आपको कोचिंग मिलती है, उसके बाद आपको सेल्फ लर्निंग के ऊपर जाना पड़ता है। कुछ नए एल्गोरिथम देखें और सोचें कि यार इन नए एल्गोरिथम के अंदर और मैंने जो एल्गोरिथम देखे थे उसमें क्या फर्क है। तो मैं आपको स्टार्ट करूंगा कि यार आप जो है, हम वैसे अभी Q4 के अंदर जो है वो सेज मेकर में मशीन लर्निंग के कुछ और नए एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे जो डीप लर्निंग से रिलेटेड नहीं है, मोर देन डीप लर्निंग। लेकिन यह है कि जी जी। नहीं अन्ना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, मेरी आवाज इसलिए नहीं आ रही थी, एक साहब जो है वो घर में किसी से बातें कर रहे थे, मैंने कहा चलो उनको बात करने दें, वो म्यूट पे चलेंगे। अली अदर। सर इसमें 8 क्वेश्चन हो गए हैं, मेरे भी अभी 8 रहते हैं, तो एक उधर से लें फिर एक मुझसे लें। हाँ, एक इधर से बिल्कुल ले लेते हैं। म्यूट किसको करना है मुझे? अच्छा जी। तो यहाँ तक सब लोगों को बात समझ में आ गई है?
ठीक है, कि आपको कोई मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम बताए, सबसे पहले उसको समझने की और सीखने की कोशिश करें, और उसके बाद जो है उसको चलाएं, और उसके बाद जो है वो उसके जो रिलेटेड न्यूरल नेटवर्क का मॉडल है उससे कंपेयर करें। ये आपका एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो, एक प्रैक्टिस बन सकती है। आप इसकी प्रैक्टिस करें। मिसाल के तौर पर एक शख्स कहता है कि यार मेरा जो है वो लीनियर रिग्रेशन जो है, जिसको लीनियर लर्नर कहते हैं, जो हम Q4 में पढ़ेंगे भी, वो बड़ा अच्छा काम करके दे सकता है यार। तो आप उसको कंपेयर करें अपने न्यूरल नेटवर्क के रिग्रेशन के एल्गोरिथम से और उसकी इंप्लीमेंटेशन से, और उसको कंपेयर करने के बाद चेक करें, और चेक करने के बाद उसका रिजल्ट जो है वो एक एज अ व्लॉग या बिलॉग जो है वो बनाएं, और उसको अपने गिट हब के ऊपर जो है वो डाल दें। ठीक है, आपका गिट हब जो है, ये जो है ये आपको, आप लोगों को कुछ भी साबित कर सकते हैं। सही है ना? तो आपका जो गिट हब है उसके अंदर आपके पोर्टफोलियो कोड होने चाहिए, तो लोगों को पता लगेगा कि यार ये बंदा जो है, इससे देखो 40 जो है वो डिफरेंट एल्गोरिथम्स की, एक ही काम, एक ही एल्गोरिथम था, उससे 40 डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन की हुई। तो एक मैं एक मूवी देख रहा था, तो वो एक इंडियन मूवी थी। एक जमाने में तो पता था ना, इंडियन मूवीज बड़ी कॉमन थी, तो एक इंडियन मूवी देख रहा था, उसका नाम था चांदनी चौक टू चाइना समथिंग ना। तो उसमें वो हीरो जो है वो अपने अ, अब्बा को बचाने के लिए जो है, या उनसे इंतकाम लेने के लिए जब चाइना जाता है, तो वो वहां पर उसको किंग फू नहीं आती, तो वो कंग फू सीखता है, सॉरी। तो जब वो कंग फू सीख रहा होता है, तो उसमें जो जो ट्रेनर है वो उसको कहता है कि यार देखो, आपके पास 100 मूव इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कि आपकी एक ही मूव हो, वो इतनी ज्यादा परफेक्ट हो कि वो 100 तरीके से आप काम कर सके। यानी मूव आपकी एक ही हो लेकिन 100 जगहों पे काम आ जाए। तो अगर आपने एल्गोरिथम एक ही पकड़ लिया और उसको 100 डेटा सेट्स के ऊपर इंप्लीमेंट कर लिया सक्सेसफुली, तो इससे बड़ी अच्छी बात है ही नहीं। सही है सर, उन्होंने ब्रूस ली से लिया हुआ है डायलॉग, जिनकी हाँ, का ब्रूस ली कोट से है। लिया था। हाँ तो ये बिल्कुल, उन्हीं जबरदस्त का यार, अच्छा वो मुझे बता दिया। मैं अब हाँ पहले जी। जमाने में तो बड़ा इन पे नहीं ध्यान देता था, लेकिन आजकल मैं भी जो है वो बात जगह जो है वो जाकर देख लेता हूँ कि यार ये जो इंडियन मूवी है, यकीनी तौर पर किसी न किसी की कार्बन कॉपी कर कॉपी रही होती होगी। है। तो वो मैं जाकर चेक कर लेता हूँ। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि यार ब्रूस ली की जमाने में मैं ब्रूस ली की मूवीज जो है वो कभी भी जो है वो एक दो ही मैंने देखी। उसकी वजह यह है कि वो सिनेमा विनेमा में जाके ब्रूस ली की मूवीज आके मैं देखनी पड़ती थी। आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, तो वो मेरे लिए मुश्किल होता था। और जब वो वीसीआर वगैरह का जमाना आया तो वो ब्रूस ली साहब चले गए। जैकी चैन की मैंने बड़ी मूवीज देखी है ना। तो एनीवे, तो मैं बता रहा था आपको कि आप जो है वो बजाय ये कि 50 डिफरेंट एल्गोरिथम्स के ऊपर काम करें, आप भले 5 एल्गोरिथम पे काम करें, लेकिन उसके अंदर एक एक एल्गोरिथम के ऊपर कम से कम 5 से 10 इंप्लीमेंटेशन आपकी सक्सेसफुल होनी चाहिए आपकी गिटहब के ऊपर। तो ये बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल है कि ये आपके ये जो फर्स्ट लेवल है, ये सब चीज जो है इसमें यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। हो सकता है अगर आपका पोर्टफोलियो मेंटेन है, ठीक है, तो लोग जो है वो आपको जो है वो खुद अप्रोच करते हैं। सही है? और आप लिंक्डइन पे जॉब भी देखते रहे, जॉब के लिए अप्लाई भी करते रहे। ठीक है सर। सही है। अच्छा, अब मैं और मजीद क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 के ऊपर आऊंगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बूट कैम्प 2020 जो है, इसके अंदर जो फॉर्म्स थे वो 3 थे, जिसमें एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप फाउंडर का भी फॉर्म था। लेकिन ये जो कोर्स था ये तो यूनिकॉर्न डेवलपर का कोर्स है। अब अगर किसी सक्सेसफुल स्टार्टअप को फाउंड करना हो तो उसमें सिर्फ आपके पास टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, बल्कि बिजनेस की नॉलेज भी होनी चाहिए। क्योंकि एक स्टार्टअप में पहले 5 बंदे जो आप हायर करते हैं, उसमें मेजर पोर्शन बिजनेस के लोगों का होता है। सीएफओ होता है, सीटीओ होता है, सीडब्ल्यू होता है, सीएसओ होता है, चीफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन मैनेजर होता है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर होता है। तो हम टेक्नोलॉजी पे ही सारा फोकस कर रहे हैं। हालांकि बिजनेस जब बनता है तो वो टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग सेल्स के मर्जर से बनता है, और फाइनेंसेस के अच्छा, मेरे मर्जर तो से बनता ख्याल है। है कि ऐसा नहीं होता। आप ये कैसे कह सकते सर सर, क्योंकि इस पे थोड़ी बहुत रिसर्च की थी मैंने, तो
जो पहले दो रोल्स हैं वो ऑपरेशंस के, और यानी कि ये दोनों साथ चीजें चल रही होती हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने देखिए, प्रोडक्ट को ये आप मार्केट जो में बात शो कर रहे हैं करना ना, आप एक यूं समझ लें, मेरा ख्याल है कि आप एक प्राइवेट लिमिटेड कम से कम कंपनी की बात कर रहे हैं। मिसाल के है। तौर पर एक बंदा है, उसको दुकान खोलनी है, तो वो उसके लिए क्या करेगा? चीजें खरीदेगा और बेचेगा। भाई देखे ना, लोग जो हैं वो दुकान खोलते हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, सही है। और हम्म। इतने लोगों ने जो मोबाइल कम खरीदने और बेचने की दुकानें हैं, इन सब के पास क्या सीएफओ हैं क्या? सर वो तो हम कह सकते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पे नहीं बेच रहे, और ना वो यूनिकॉर्न बनने की तरफ कोशां हैं। नहीं, देखें, अगर बात हम यह है कि मार्केट डोमिनेंस हासिल सबसे पहले करना देखो, चाहते बातचीत तो ये कल क्लियर हो गई ना कि अगर आप एक बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सीएफओ, सीटीओ, इन तमाम चीजों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपने हैं। एक कोर्स था जिसका नाम था एआई फॉर एवरीवन, याद है किसी को? जी किसका बिल्कुल। कोर्स है वो? जी 5-6 बार उसको कर लिया अब तो। पढ़ लिया था ना? तो उसके अंदर एक चीज थी, एंड्रॉइड एक नेट का। प्रेजेंटेशन थी। अगर मेरे पास वो प्रेजेंटेशन निकली, उसके अंदर वो ये कहता है कि भाई, आप जो है वो पहले मशीन लर्निंग के ऊपर काम शुरू करते हैं, काम करने के बाद मशीन लर्निंग की कंपनी बनाते हैं, और उसके ऊपर एक दो, जब आपके पास एक दो प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं और जब काम करना शुरू कर देते हैं, तो अब आपका नेक्स्ट फेज ये होता है कि अब आप जो है वो अपनी कंपनी के लिए जो है वो स्टाफ लेना शुरू कर देते हैं। अब आपको अपनी कंपनी के लिए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और इन तमाम चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की हिस्ट्री पढ़ें, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो स्टार्ट है वो किसी सीएफओ ने नहीं किया था। और इसी तरह आप ओरेकल की भी स्टार्टअप लें, तो ओरेकल के अंदर बल्कि बेशुमार ऐसी कंपनीज आपको मिलेंगी। आप फेसबुक की बात कर लें, किसी भी कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता कि पहले जो है वो पूरी टीम जो है वो सिलेक्ट होती है, उसके बाद काम शुरू होता है। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। लेकिन ऐसी बहुत सारी आपको आईटी कंपनीज मिल जाएंगी जो एक या दो या तीन चार लोगों से स्टार्ट होती हैं, और उसके बाद जो है वो यूनिकॉर्न और उससे भी आगे की तरफ चली जाती हैं। यूनिकॉर्न जो है वो एक टर्म है, एक फ्रेमवर्क नहीं है कि भाई इस तरीके से काम करोगे तभी यूनिकॉर्न बन सकते हो। ये तो एक माइंडसेट है। आप जो है वो अपनी कंपनी खोलते हैं, इसके अंदर जो है वो हमारी एक स्टूडेंट है, एआई सोल के नाम से वो एक कंपनी चला रही है। इस तरह एक दो लड़के हैं, वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मेरे अपना जो टीचिंग असिस्टेंट था हमजा, शायद आप लोगों को जान होता, Q2 के अंदर उसने फिजिकली पढ़ाया था। तो वो जो हमजा भाई हैं हमारे, वो अब ना सिर्फ काम कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपनी टीम भी रख ली है। शुरू में उन्होंने फ्रीलांस काम शुरू किया, अब उनके पास तीन चार लोग भी उन्होंने हायर कर लिया और काम करना शुरू कर दिया। तो ये एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो दो तरीके हैं। आपके पास अगर रिसोर्सेज हैं, अगर आप अमीर इंसान हैं, तो आप ये काम करेंगे कि यार आप एक सीएफओ उठाएंगे, एक सीईओ उठाएंगे। एक अच्छा तरीका, मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास जो है वो 20 करोड़ रुपए है और मुझे एक कंपनी खोलनी है, तो मैं सबसे पहले जो है वो हायरिंग करके एक सीटीओ हायर करूंगा, एक सीएफओ हायर करूंगा, एक एचआर का बंदा हायर करूंगा। वो बोलूंगा भाई आप जो है ना ये काम करने, और एचआर की कंपनी खोलो, आप इसके अंदर लोग हायर करो। अब मेरे लिए जो काम कर रहा होगा या कर रही होगी वो एचआर का बंदा होगा, वो जो है वो मेरे लिए रिसोर्सेज हायर करेगा। सीएफओ जो है वो फाइनेंशियल काम देख रहा होगा, बैंक से ट्रांजेक्शन्स करनी है, लोन देना है, लोन लेना है, पैसे कैसे खर्च होंगे, कैसे बचाने हैं, कहाँ पर कितने पैसे खर्च करने हैं, किस प्रोजेक्ट के ऊपर कितने रिसोर्सेज के लिए कितनी प्लानिंग करनी है, ये मेरा सीएफओ करके दे रहा होगा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है वो मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर हेड कर रहा होगा। ठीक है, तो ये भी एक काम हो सकता है। तो इफ आई एम ऑलरेडी अ मिलियनर और आई एम अ entrepreneur, so I would definitely go for a team, and I'll hire a team and launch a team. So both options is available. But if you are a small, हम जो एक चीज मिस कर रहे हैं तुम्हारी बात से, हम जो एक जो मिस कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो ये है कि हम ग्रुप नहीं बनाते। जैसे आप लोग सारे इतने लोग हैं, वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों की टीम नहीं बना सके। अगर आप में से चार पांच लोग मिल जाएं और मिलकर कोई छोटा सा काम करने की कोशिश करें, तो उससे ज्यादा जो है वो फैसिलिटेशन जो है वो मिल सकती है, और आप ग्रुप वर्क करके अच्छा काम कर सकते हैं। मेरे खुद एक कंपनी है, शायद मैं अभी देखूं, मैं आपको बताऊं, कैटालिस्ट।
ये जो कैटलिस्ट आई2 सोल्यूशन है, मैं इनके बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जब मैं 2004 में एक कंपनी थी, क्या नाम था उस कंपनी का, फर्स्ट कैपिटल इक्विटीज लिमिटेड। तो ये कैटलिस्ट जो थे ये एक काम करते थे डिफरेंट कंपनी की। ये उस वक्त जो है ग्रेजुएट थे फ्रॉम फास्ट, एंड दे आर विलिंग टू स्टार्ट सॉफ्टवेयर। जो उन्होंने स्टॉक के लिए सॉफ्टवेयर बनाया एक स्टॉक ब्रोकर के साथ मिलकर, और ये 5-6 दोस्त थे, 5-6 नहीं बल्कि 3 दोस्त थे, 3 दोस्त मिलकर काम करते थे। और आप देख सकते हैं कि इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और इनकी अपनी एक वेबसाइट है, इनके पास जो है वो 50 एम्प्लॉइज हैं। और इन्होंने देखे 2003 के अंदर जो है वो स्टार्ट किया था, और ये फॉरेक्स वगैरह में काम करते थे। तो बताने का मकसद ये है कि आप किस तरीके से अगर मिलजुल के जरा दोस्त वोस्त बन जाए एक दूसरे के, और मिलजुल के काम करें, प्रैक्टिस करें, तो फिर इंशाल्लाह आप लोग काम कर सकते हैं। सर ये जो आपने बात की है ये बिल्कुल ठीक है सर्विसेज बेस्ड बिजनेस के लिए, जिसमें एक कंपनी आपको प्रोजेक्ट देती है, आपने उसको करके देना होता है। लेकिन अगर हम एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस की बात करें तो डेवलपर्स ने माने कि प्रोडक्ट बना लिया, फिर मार्केटिंग का नॉलेज किसी को नहीं है, सेल्स का नहीं है, प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को कैसे यूज करेंगे, सेल्स फनल का नहीं पता, अच्छे यूएक्स डिजाइन का नहीं पता, और फाइनेंसिंग का नहीं पता, और स्टार्टअप के लिए फंडिंग कैसे जनरेट करनी है, फंडिंग राउंड्स कैसे करने हैं। तो ये चीजें सारी बूट कैंप के अंदर नहीं होनी चाहिए थी क्या, बिजनेस रिलेटेड नॉलेज भी? देखो, बूट कैंप के अंदर तो बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब क्या क्या करें। मतलब एक अभी तो हम लोगों को ये बता दें, कराची देखो, पाकिस्तान के अंदर जो है ना, हर बूट कैंप का एक लेवल होता है। मिसाल के तौर पर एक बूट कैंप ऐसा होता है जो प्रोफेशनल लोगों के लिए होता है, ठीक है, मैं फिजिकल बूट कैंप्स की बात कर रहा हूँ, सही है जी। एक फिजिकल बूट कैंप का मतलब है स्पोर्ट्स वाला बूट कैंप। एक स्पोर्ट्स वाला बूट कैंप जो है वो उन लोगों के लिए होता है जो ऑलरेडी स्पोर्ट्स के पर्सन है। मिसाल के तौर पर क्रिकेट खेलते हैं, नेशनल क्रिकेट प्लेयर है, उनके लिए कोचिंग कैंप लगाया जाता है, उसका लेवल अलग होता है, और जूनियर्स के लिए लेवल अलग होता है। हमारे पास ये मसला है बूट कैंप के अंदर कि हमारे पास अभी तक ऐसे लोग ही नहीं है जिनको पता हो कि AWS क्या होता है, गूगल क्लाउड के ऊपर काम नहीं करते। उनको जब हम बताते हैं कि यार AWS के ऊपर काम शुरू करें, मैं एक अभी अपने 2-3 दोस्तों के साथ मिलकर कोशिश कर रहा हूं कि हम एक कंपनी स्टार्ट करें जो लोगों को, जिनके छोटे छोटे बिजनेसेस हैं और वो अपने अपने कंप्यूटरों के ऊपर काम करके जो है वो पैसे जाया कर रहे हैं, उनके पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को AWS के ऊपर या गूगल पर या एज्योर के ऊपर शिफ्ट किया जाए, ताकि उनका जो काम है उनको कॉस्ट इफेक्टिव हो सके और उनको हम कंपेरिजन ऑफर करें। लेकिन डेफिनेटली इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। बस मसला ये है कि हम काफी पीछे हैं आईटी के अंदर। अभी आपने शायद वो जो गंजी सिवाय, क्या नाम है उस बंदे का यार, वो जो गंजा है, वो काफी बातें बातें करता था, इज अ यूट्यूबर, एनीबॉडी नोस? जुनैद अकरम। अभी जुनैद अकरम ने वो जो मनी हाइस्ट देखा था, जिसके अंदर पता लगाया था कि यार किस तरह पाकिस्तान के जो हैकर्स हैं वो दुनिया भर के सैटेलाइट और ये पे काम करते हैं, तो वो उसने एक बड़ा मजाहिया लिखा था कि यार हम अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं और एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि वो हैकर बन जाएंगे। हैकर बनने के लिए भी तो नॉलेज चाहिए ना यार। तो बताने का मकसद, हाँ सही कह रहे हो बिल्कुल। तो लाइट चली जाती है, ये मसले हैं वो मसले हैं। तो हमारे वहां ऐसा नहीं है कि बच्चे एफर्ट नहीं कर रहे, लेकिन वो बच्चे कम हैं, और बात वही है कि हमारे पास जो है वो इश्यूज और चैलेंजेस भी मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह हो सकता है कि 1-2 साल के बाद ऐसा बूट कैंप हो, बल्कि आप भी ऐसा बूट कैंप स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें ये वाली चीज बनाए। मतलब आपको खुद करना पड़ेगी बहुत सारी चीजें, जैसे मनी हाइस्ट के अंदर उनको सर्जरी खुद करनी पड़ी, वरना उनको इखलाकी तौर पे एक डॉक्टर लेके जाना चाहिए था। जब वो एक हैकर लेके जा सकते थे तो डॉक्टर भी सारे साथ ही लेके चले जाते हैं। मैंने सोचा यार अगर ये डॉक्टर साथ ले जाते तो ये वाले इश्यूज नहीं होते। हाँ जी बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन डेफिनेटली चैलेंजेस होते हैं, तो फिर इंसान को कुछ करना पड़ता है। ये बहुत सारी जगहों के ऊपर इवन ये कि फौज में भी होता है कि जब आप फ्रंट लाइन पे लड़ रहे होते हैं तो आपके पास डॉक्टर और नर्सिस नहीं होते। वहां पर कोई इंजरी होती है तो आपको एक दूसरे के साथ खुद ही मिलना पड़ा, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई मॉर्फिन का इंजेक्शन खुद ही लगाना है, ये खुद करना है, वो खुद करना है। और ये हमने बहुत सारी जगहों पर देखा है। ठीक हो गया सर। अच्छा अच्छा जनाब। सर, हमने एक PIAC में इनोवेशन आर्किटेक्ट का एक साथ ऐड किया था हर उस कोर्स के साथ। तो उसमें सारा कुछ डेवऑप्स और UX ये दोनों चीजें थी उसके अंदर।
तो वो उसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन हमें बूट कैंप में नहीं ऐड करना चाहिए था, क्योंकि डेवऑप्स तो एक फंडामेंटल चीज है कि डेवलपमेंट, क्यूए और टेस्टिंग और यूएक्स डेवऑप्स ही है ना, ये और जो हम सीडीके पढ़ा रहे हैं। तुमने आखिरी क्लास कब ली है डेवऑप्स बूट कैंप की? सीडीके तो क्लाउड से ज्यादा रिलेट कर रहा है ना, तो उसमें ये तो नहीं है ना कि सीडीके ही तो डेवऑप्स है ना असल में जो है। वो अच्छा ठीक हो सीडीके गया। इज अ सॉल्यूशन दैट यूज फॉर द डेवऑप्स। अच्छा ठीक हो गया, यानी कि डेवऑप्स वही है, सीडीके ही है। हाँ बेसिकली अब देखो डेवऑप्स जो है वो एक जमाने में, आज से अगर आप 2-3 साल, बल्कि अभी भी जो है वो ऐसे बहुत सारे मिलेंगे जो गूगल की या इसकी जीयूआई पे जाते हैं, वहां पर एक नई वीएम स्टार्ट करते हैं, उसकी की बनाकर आपको सेंड कर देते हैं। ठीक है, उसकी जी उस बिल्कुल, जब वीएम पुरानी स्टार्ट करते हैं तो टेक्नोलॉजी। उसमें जाकर वो जीयूआई से चूज करते हैं कि भाई इसके लिए हम्म। प्रोसेसर कौन सा होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। अब उसी चीज को जो है वो एडब्ल्यूएस ने जो है वो सर्वरलेस कर के दिया है लिए। सीडीके के ऊपर। अब तुम क्योंकि गूगल पे काम कर रहे हो तो अब तुम मुझे बताओगे कि यार ये सीडीके का अल्टरनेटिव गूगल पे कैसे होगा, ताकि मैं वो गूगल पे वो चीजें यूज करना शुरू कर दूं। हाँ बिल्कुल, एडब्ल्यूएस ने सीडीके निकाला है, गूगल की क्लाउड फॉर्मेशन है लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं है। एजूर ने भी सीडीके पाइथन अपनी नहीं पाइथन निकाली बेस में अभी कुछ तो। है क्या? वो उनकी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट किट है, उससे शायद हो जाए, और देखो साथ करके क्लाउड देखना। फॉर्मेशन है, लेकिन ठीक है मैं करके देखूंगा सर। तो सर ये जो इंफॉर्मेशन इनोवेशन आर्किटेक्ट का था, इसमें एंसिबल और जेनकिंस वगैरह थी, वो सारी सीडीके में ही आ जाती हैं। असल में अब ये आउटडेटेड हो गई ना। ये अच्छा जो ठीक हो एनसीबल गया, है मैं समझ ये गया। असल में सीडीके के अंदर जो क्लाउड फॉर्मेशन है, इसको एनसीबल जी जी और हम पपिट और ये जेंस्किन विंस्किन के ये सॉल्व करते थे। अब उसकी जगह पर ठीक लेयर हो 2 आ गया। गई है सीडीके। अब लेयर जो 3 है जिसको हम L3 कहते हैं, उसके अंदर ये और इजी हो हम्म। जाएगा कि आप जो है वो एक फंक्शन लिखेंगे, उसके अंदर सारी चीजें डिस्क्रिप्टिव वे में डाल देंगे और आपका काम हो जाएगा। सर ये दोबारा से डिटेल में बता दें, मैं साथ नोट्स भी बना रहा हूँ ना। अभी ये सर्वरलेस की वजह से ये चेंजेस आई हैं। देखो अगर आपने वो बूट कैंप की शुरू की वीडियो देखोगे ना, तो उसके अंदर ये आपको जी डिटेल जी। मिल जाएगी कि सबसे पहले जो है वो हम जो है वो जो है वो सीडीके जो है वो लेयर 2 है। लेयर 1 जो है वो ठीक है। अभी भी क्लाउड फॉर्मेशन है। तो सीडीके जो है वो सही है। कन्वर्ट होता है पहले यमल के फॉर्मेट में, ट्रांसपाइल होता है और उसके बाद चलता है। ठीक है। ठीक है, तो पहले जो है वो यमल वगैरह को हैंडल करने के लिए एनसीबल वगैरह बनाए गए थे। अब उन्होंने सीडीके दे दिया है। तो अब क्या होगा कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में एनसीबल वगैरह जो है वो अपने आप को अपडेट करें और आपको वो सीडीके पे काम करना हम्म। शुरू कर दे। तो या फिर आप डायरेक्ट ठीक हो उसको गया। एनसीबल की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है वो अपने प्रोग्राम के साथ ही कनेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पर मैंने एक पाइथन का प्रोग्राम बनाया हुआ है जो है सबसे पहले वर्चुअल मशीन के ऊपर जाता है, एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करता है और मेरा डेटा एक पर्टिकुलर लोकेशन से वहां पे जाके अपलोड कर देता है और एक पाइथन की रिपोजिटरी स्टार्ट कर देता है और उसके अंदर कोड की ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट करके, उसकी ट्रेनिंग जो है जब हो जाती है तो वो स्टार्स बंद करके ये सारा काम मैं अपने प्रोग्राम में लिख दूंगा। मेरा प्रोग्राम के साथ साथ मैं अपना वो प्रोग्राम चलाऊंगा, ये हो जाएगा। Q4 की अगर ठीक आप हो गया। लोग देखें, PIIC के अंदर Q4 की वीडियोज हैं मेरी बनाई हुई, सैटरडे के लिए भी है और संडे के लिए भी है, जिसको हम कहते हैं सेज मेकर। सेज मेकर के अंदर जो है वो एआई की सारी चीजें जो है वो डिस्कस की गई है। तो अगर आप लोग थोड़ा अर्ली बैकअप चाहते हैं Q4 में जाने से पहले, तो आप वो वीडियो जरूर देख लें Q4 की PIIC के अंदर। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, मैं और मेरे कुछ दोस्त मिलके हम एक एआई एपीआई फर्स्ट स्टार्टअप बनाना चाह रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है जिसपे मैं काफी दिनों से रिसर्च कर रहा हूँ लेकिन नहीं समझ आ रही। सर ये जरा मेरी क्लियर कर दीजिएगा। हाँ अब हाँ बोलो। सर जिया ने बताया था कि जो टॉप 3 टेक्नोलॉजीज हैं दुनिया को चेंज कर रही हैं, सबसे पहले तो एपीआई फर्स्ट स्टार्टअप्स आएंगे, दूसरी बात डिफाई और डी एप्स, और तीसरी बात जारी बात है एआई और क्लाउड आ गए बात तीसरे और चौथे नंबर पे। अब सवाल ये है कि क्या एक एआई एपीआई सर्विसेज स्टार्टअप को एक ब्लॉकचेन डेवलपर हायर करने की जरूरत है, या ये एक ओवरकिल सी बात हो जाएगी कि हाइप की वजह से देखो हमने डिपेंड कर ली? करता है ना क्योंकि कि मैंने आपकी नीड कैसा है। अभी जैसे मैं इसी की बात करूं, एक बड़ी मशहूर एप्लीकेशन है फैस ऐप, देखा है आप लोगों ने, सुना होगा कम से कम, जी जी, फेस ऐप। वो जो बूढ़ा कर देती है, हाँ जी। हाँ, जो बूढ़ा बच्चा सब कुछ कर देती है। असल में अगर आप इसको टेक्निकली तौर पर देखें तो ये एक एआई बेस्ड एपीआई है। उसके अंदर आपसे ठीक वो हो गया। आपसी तस्वीरें लेता है और अपनी एआई के ऊपर भेज देता है और फिर जो एआई के ऊपर जो है उसका आपको जो रिजल्ट है वो मिल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस तरह की सर्विसेज ले सकते हैं और ऐसी सर्विसेज हैं। मिसाल के तौर पर आपसे वो बोलती हैं कि भाई आप हमें जो है तस्वीर दे दो, हम इस तस्वीर को
आपको आइडेंटिफाई करके दे देंगे कि इसके अंदर पर्टिकुलर जो एरिया है या पर्टिकुलर बास्क है वो कहाँ पर मौजूद है। ठीक हो गया। तो इस तरह जो है ये, तो आप भी इस तरह की जो है वो सॉल्यूशंस जो है वो एपीआई पे करके चला सकते हैं। वो तो बनाएंगे, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि ब्लॉकचेन डेवलपर की जरूरत है या नहीं है, या वो एक एक्स्ट्रा बात हो जाएगी। आप जब क्योंकि कुछ आपकी आर्टिकल एपीआई, आपका एपीआई काफी मिच्योर हो जाएगा तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आप जो है वो एपीआई जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर सकते हैं। क्योंकि यानी कि देखो अभी तो जरूरत नहीं है। ब्लॉकचेन, हाँ ब्लॉकचेन जो है वो अभी उसका कोई डायरेक्ट अभी लिंक जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा डायरेक्ट फॉर क्या कहना चाहिए उसको, एआई के लिए। हो सकता है हो जाए, और शायद मुझे नहीं पता हो क्योंकि मेरी अभी ब्लॉकचेन के अंदर जो है वो नॉलेज जो है वो लिमिटेड है। तो लेकिन ठीक हो मुझे ये गया। लगता है कि ब्लॉकचेन जो है वो हम एपीआई में तो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक बड़ा नॉर्मल जो है वो केस है कि आप जब अपना डेटा अपडेट करते हैं तो आपके जो कस्टमर है उनका डेटा अपडेट नहीं हो पाता। मिसाल के तौर पे आपने प्राइस चेंज कर दी। एक अभी मैं एक होंडा का जनरेटर हम खरीद रहे थे अपने ऑफिस के लिए, तो होंडा के जनरेटर वाले ने बोला कि भाई ये 2 लाख रुपए का जनरेटर है होंडा का, वेरी लो नॉइस, अल्ट्रा एफिशिएंट। हमने कहा अच्छा भाई ठीक है दे दो, लेकिन 3 दिन के बाद उसने बोला कि यार प्राइस चेंज हो गई है, मैं आपको 2,30,000 रुपए से कम में नहीं दे सकता। उसकी वजह यह है कि पीछे से प्राइस चेंज कर दी है। अब इसका जो रीजन या इसकी जो क्वालिटी है या मसला है, इसका एक हल जो है वो आप जो है वो ब्लॉकचेन से निकाल सकते हैं। अगर आपका कस्टमर का पूरा के पूरा पोर्टल जो है वो ब्लॉकचेन पे हो तो इस बात की गारंटी है कि जब भी आप प्राइस चेंज करेंगे तो आपकी जो प्राइस है वो आपके कस्टमर के ऊपर जो है वो चले जाएगा। ठीक हो गया। सर मैं एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें वो कह रहे थे कि ये जो नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं ये हाइप क्रिएट करती हैं, तो हर बिजनेस चाह रहा होता है कि हम इसको अडॉप्ट करें, लेकिन जरूरत नहीं होती। कभी कभी हमें पुरानी टेक्नोलॉजीज भी काम कर जाती हैं। तो ये इस बात पे आप थोड़ा कमेंट कर दीजिए। दोनों बातें सही है सर। जी जनाब। एक्सचेंज, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने पूछना था कि ठीक है हम फ्रीलांसिंग पे या इधर उधर जॉब्स देखते हैं, इसके अलावा मैं चाहूँगा कि अगर हमें किसी में पोटेंशियल है तो हम क्यों ना प्रोडक्ट ओनर या प्रोडक्ट बनाने की तरफ जाएं। और बिल्कुल, इसमें आप मुझे इसको थोड़ा सा बता दें रिफ्रेश कि कर लें। आप इसको रिफ्रेश करें कि आप एपीआई बनाएं। मतलब आप ये काम करें कि भाई कोई भी बंदा आपको जो है वो अंग्रेजी की कोई ऑडियो देगा, आप उसको उर्दू की ऑडियो में कन्वर्ट करके दे देंगे पैसे लेने के बाद। सही है, तो इस तरह की आप एपीआई बनाएं। आप इसको बोलें कि मेरी एपीआई है। मुझे उसमें पूछना था कि ये हम मल्टी टेनेंट किस तरह बना सकते हैं अपने ये प्रोडक्ट को। मल्टी टेनेंट से क्या मतलब है आपकी? मतलब जिस तरह आप मल्टीपल यूजर उसको अपनी प्रोडक्ट समझ के यूज कर सकते हैं। भाई मैंने आपको बताया ना कि आप एपीआई बनाएंगे, लोग आपकी एपीआई को डेटा प्रोवाइड करेंगे और आपसे डेटा ले लेंगे। सही, ठीक है। जैसे गिट हब की एपीआई है, बहुत सारी चीजों की एपीआई है। आप फिर एपीआई की फिर एक इंटरफेस भी बना देंगे। अगर किसी के पास एपीआई नहीं है तो वो डेटा अपलोड कर देगा। सही तो सही। एपीआई के ऊपर आप लोग मुझे याद दिलाइएगा। तो मैं जो हूँ वो आप लोग एक व्हाट्सएप का अलग ग्रुप बना लें करियर प्लानिंग के हिसाब से, या एपीआई प्लानिंग के हिसाब से। तो मैं ये करूंगा कि उसके अंदर कुछ एपीआई से रिलेटेड काम जो है ना वो आप लोगों से शेयर कर दूंगा मैं, कि भाई अगर एपीआई हमें बनानी है तो किस किस तरह काम कर सकते हैं। तो आप लोग अभी यहाँ पर हैं तो आप में से कोई लीड करे और एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना ले एपीआई प्रोग्रामिंग का, और बाद में मुझे भी ऐड कर ले उसमें। गॉट इट? सही, यस। ठीक हो गया। सर मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स कौन से आने वाले हैं अगले कुछ सालों में। तो ये सारे हैं जो हम लोग जिन पे काम कर रहे हैं, वो सारे तो हैं ही, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज थी उसमें जो कि है लो कोड स्लैश नो कोड प्रोग्राम, नो कोड डेवलपमेंट।
तो अब ये मुझे कंफ्यूजन थी कि क्या रिएक्ट डेवलपर्स आउट ऑफ फैशन हो जाएंगे लो कोड स्लैश नो कोड कहने से, क्योंकि अभी AWS ने भी हनीकॉम निकाल लिया, माइक्रोसॉफ्ट की पावर एप्स हैं, गूगल ने भी ऐपशीट को खरीद लिया। देखो बात तो आपकी, क्या ये आपकी बात सही है, लेकिन मसला ये है कि गूगल वगैरह तो काम कर रहे होते हैं ना अगले 10 साल या 15 साल के बाद। लेकिन अगर आप देखें कि हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हम जो चीजें यूज कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी जो है वो मिच्योर है। तो चीजों को मिच्योर होने में टाइम लगता है। तो आप परेशान मत हो, आप अपना काम करते रहे। जब नो कोड और लो कोड आ जाएगी तो उसके लिए भी लोग तो चाहिए होंगे ना। मतलब ये एक सिर्फ फेयर जी फैक्टर है, इस बिल्कुल। पर परेशान होने की जरूरत नहीं। एक जमाने में जब कंप्यूटर, मुझे पता है कि जब कंप्यूटर आया था तो लोगों के जहन में था कि यार कंप्यूटर आया ना तो लोगों की नौकरियां कम हो जाएंगी। हम्म। ठीक है, तो आप लोगों को ये बाद में पता लगा कि नहीं यार, इससे तो नौकरियां ज्यादा हो गई। सही है बिल्कुल, ना। और AI के आने से भी ऐसा ही कुछ हुआ था इसी लोगों के तरह अंदर। इसी तरह आप जैसे लोगों ये कहते हैं कि यार जब ड्रोन चल लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो पायलट जो है उनकी जॉब जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अब उनको ये नहीं पता कि यार ड्रोन को चलाने के लिए भी एक पायलट चाहिए। अब इस पे फर्क ये होगा कि पहले पायलट जो है वो जहाज के अंदर बैठा हुआ होता था, अब वो कमरे में बैठा हुआ हो सकता है। अब ड्रोन को चलाने के लिए हो सकता है एक की जगह 3 लोगों की जरूरत हो जो वो अपने कमरे में बैठे रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि अब पायलट की जॉब चेंज नहीं हो रही, पायलट का काम चेंज हो रहा है। अब पायलट जो है वो बजाय जहाज के अंदर बैठेगा, वो एक कमरे में बैठकर काम करेगा। तो ये अब सब चीजें हैं। जैसे अब वो कह रहा है भाई जो है वो सर्वरलेस जो है वो गाड़ियां चलेंगी। जब सर्वरलेस गाड़ियां चलनी शुरू होंगी तो उससे जो है वो काम लोगों के लिए बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो आपको परेशान होने की इस सिलसिले में जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके अंदर जो लास्ट जो जो पॉइंट था वो था कि हाउ आई डिप्लॉय माय मशीन लर्निंग मॉडल। तो मैंने आपसे कहा था आप लोग व्हाट्सएप का ग्रुप बना के मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा, तो मैं आपसे ये जो है ना ये चीज शेयर कर लूंगा। सही है। जो आखिरी चीज जो है वो ये है कि यार पाइथन के अंदर जो है वो और भी चीजें हैं। मिसाल के तौर पर ये भी जो है वो आप लोग सीखने की कोशिश करें, और पाइथन से ये भी फायदा हो सकता है कि आप पाइथन के अंदर ये वाले काम करना शुरू कर दें तो आपको कहीं ना कहीं पर ज्यादा बेहतर जॉब मिल जाए। डेटा इंजीनियरिंग जो है वो भी एक फील्ड बनती जा रही है। सही, डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैंने पूछना था, अभी हम बूट कैंप में ग्राफ AI भी पढ़ रहे हैं, जिसमें ग्राफ डेटाबेसेस हम पढ़ रहे हैं। तो क्या ये ग्राफ डेटाबेसेस डेटा इंजीनियरिंग बूट की कैम्प फील्ड में के हम अंदर फॉल ग्राफ करेंगे? डेटाबेसेस हम अभी नहीं पढ़ रहे। ग्राफ डेटाबेस का एक सेक्शन है। हम जो ग्राफ क्यूएल पढ़ रहे हैं वो एक एपीआई इंटरफेस है, या एक आगे कोर्स एपीआई में है ना? फ्रेमवर्क है। ग्राफ क्यूएल जो है वो एक एपीआई इंटरफेस है। जी बिल्कुल, वो एक ग्राफ डेटाबेस नहीं है, लेकिन आगे AWS नेपट्यून पढ़ना है हमने, जो कि एक ग्राफ डेटाबेस है। उसी तरह वो एन नियो4j भी एक एग्जाम्पल हम ग्राफ डेटाबेस। पढ़ेंगे। हमने अभी जैसे वहां पे लैम्डा पढ़ा है, अभी हम जो है वो वहां पर और भी चीजें पढ़ेंगे, इस तरह की बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन जो मेन हमारा जो फोकस है वो एपीआई है, वो ऊपर ही है। ठीक है, वो मतलब थोड़ी थोड़ी नॉलेज के लिए ही है सिर्फ। हाँ, तो आप लोग देखें डेटा इंजीनियरिंग की जॉब भी जो है वो कर सकते हैं जिसमें डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन। जी बिल्कुल। ठीक है, अब डेटा इंजीनियरिंग की मैं बात करता हूं तो इसके अंदर जो है वो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन, ठीक है, और ईटीएल वगैरह, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप जो है वो कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कि दैट इज इट। इस सेशन को जो है वो हम आज के लिए यहीं पर रोकते हैं। कोशिश करें कि नेक्स्ट वीक के अंदर वेडनेसडे को फिर इस सेशन को करें। आप लोग इस तरह के अपने अपने क्वेश्चंस जो हैं वो बना के तैयार रखें। और अगर कोई इसके लिए कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं तो ग्रुप बना लें व्हाट्सएप वगैरह का। सर एक छोटा तो सा सवाल है बस मेरा आखिरी। हाँ बोले। सर ये क्वांटम कंप्यूटिंग और 5G का PISC ने कोर्स शुरू किया था, तो इसका सिर्फ एक ही क्वार्टर क्यों हुआ है? इसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया था हमने? क्वांटम कंप्यूटिंग और 5G दोनों जो है वो अवेलेबल ही नहीं है करने के लिए, कम से ठीक कम हो गया, पाकिस्तान ठीक में। हो गया, समझ, ठीक हो गया, मैं समझ गया। इवॉल्विंग और दूसरी बात टेक्नोलॉजी यह से। है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर आप बात पूरी करें पहले। हाँ, सर आपकी आवाज खत्म हो गई है।
सर अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा एक सवाल है कि हम लोग जो एआई पढ़ रहे हैं, हम इसके ट्रैक को डाटा साइंस में कैसे लेके जा सकते हैं? अच्छा सर, आई थिंक ऑफलाइन हो गया, मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट में आपको ड्रॉ करके ही बता देता हूँ। मेरी सर आवाज आ रही शुक्रिया। है? जी जी। अच्छा, तो डेटा साइंस जो है ना, असल में मशीन लर्निंग का ही एक दूसरा नाम है। मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग थोड़ा सा डिप्लॉयमेंट की साइड पे आ जाता है। यानी अगर हम इनको ड्रॉ करें ना, सारी फील्ड्स ही मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है डेटा एनालिसिस, ये हो गया डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस से थोड़ा ओवरलैप करता है डेटा इंजीनियरिंग, नहीं डेटा साइंस। इसको मैं एड्रेस कर देता हूँ। नहीं डेटा नहीं नहीं, साइंस जो देखा है, भाई के पते उठा के बंद होगा। सर आई थिंक दोबारा ऑनलाइन आ गया, चलें वो बता देंगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा सॉरी यार। तो मैं कह रहा था कि डेटा साइंस जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें कवर होती हैं, जिसमें मशीन लर्निंग भी है, डीप लर्निंग भी है, डेटा एनालिसिस है, डेटा प्री प्रोसेसिंग भी है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन भी है। तो इन तमाम चीजों को अगर हम कोई एक नाम देना चाहें तो हम डेटा साइंस कह सकते हैं। तो आप जो है वो मशीन लर्निंग पढ़ते रहे और आप देखेंगे यार व्हाट इज डेटा साइंटिस्ट डू या व्हाट इज डेटा साइंस डू, तो आप देखेंगे कि हमने जो बहुत सारे जो नए लोग हैं उनको शायद याद नहीं है और पुराने लोगों को भी याद नहीं है। हमने जो इसके अंदर जो है जब हमने ये डिजाइन किया था तो इसमें पाइथन और डेटा प्री प्रोसेसिंग और ग्राफ और ये बहुत सारी चीजें ऐड की थी जो आप लोग पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने के बाद भूल जाते हैं। तो आप इन सब चीजों को एक जगह जमा कर लेंगे तो ये आपका डेटा साइंस। तो डेटा साइंस जो है यूं समझें कि एक सिमिलर नेम है आपकी मशीन लर्निंग, जिसके अंदर आपकी प्री प्रोसेसिंग भी शामिल है। जी सर, वो जो सर हम जो प्री प्रोसेसिंग कर रहे थे वो डाटा एनालिसिस का ही पार्ट था एक तरह हाँ, से। डेटा एनालिसिस है और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पर आपको डेटा जो है वो ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, डेटा एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है, डेटा के ऊपर स्टैटिस्टिक्स के मॉडल अप्लाई करने पड़ते हैं, ठीक है, डेटा के अंदर कुछ मैथमेटिकल चीजें अप्लाई करनी पड़ती हैं। तो आप आहिस्ता आहिस्ता जब आप मशीन लर्निंग बहुत ज्यादा सीख लेते हैं तो आप अपने आप को फिर डेटा साइंटिस्ट कहना शुरू कर देते हैं। सही है जनाब? तो सर अगर सर अगर एक रोल की बात करें, अगर डाटा एनालिस्ट, तो वो क्या पाथ होना चाहिए उसके, उसका आगे वो कैरियर पाथ अपना रखे और वो मेरा ये कंपनी ख्याल के है कि अंदर या अगर आप काम अपने करे? आप को लिमिट करते हैं तो बहुत जगह पे फंस जाते हैं। तो आप अपने आप को जो ना डेटा इंजीनियर, जैसे मैं अपने आप को डेटा साइंटिस्ट नहीं कहता क्योंकि मुझे जो है वो थ्योरेटिकल चीजों के अंदर इनसाइट लेने में मसला होता है। तो मैं अपने आप को डेटा इंजीनियर कहता हूँ। मैं अपने आप को कहता हूँ आई एम अ डेटा एंड एआई इंजीनियर। तो मैंने अपने आप को ये बोला हुआ है कि यार मुझसे आप डेटा एनालिसिस करवा लो, मुझसे मशीन लर्निंग की इंजीनियरिंग करा लो, सही है, मुझसे डेटा ट्रांसफॉर्म करा लो, मुझसे डेटाबेस से डेटा निकलवा के दोबारा डलवा लो, मुझसे डेटा जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करा लो, मुझसे जो है वो डेटा के ऊपर कोई भी काम करा लो, मशीन लर्निंग करा लो, सब करके दे दूंगा मैं। सही है, जो भी बोलोगे वो मैं करके देने को तैयार हूँ। तो जितना आपने आपको बहुत ज्यादा, मैं अगर बोलूँ कि यार मुझे जो है वो पीएचपी भी आती है, जावा भी आती है, सी शार्प भी आती है और पाइथन भी आती है और सी लैंग्वेज भी आती है और असेंबली लैंग्वेज भी आती है और एचटीएमएल भी आती है और ये भी आती है, तो वो ज्यादा हो जाएगा बहुत। सही है, लेकिन ये कि मुझे ये पता है, मुझे अगर कोई बोलता है यार मैं आपको कोई वेब फ्रेमवर्क के काम कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ भाई मुझे जेंगो में मैं आपको काम करके दे दूंगा, मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा लेकिन मैं आपको जेंगो के अंदर ये वाला काम करके दे दूंगा। तो बताने का मकसद ये है कि इस तरीके से जो है वो आप अपने आप को थोड़ा सा एक्सटेंड करते रहेंगे तो ज्यादा फायदा है, बजाय ये कि आप आपको बोले यार मुझे मशीन लर्निंग नहीं, सिर्फ डेटा एनालिसिस करना है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या है, ये थोड़ा इलेबोरेट करिए। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि डेटा एक फॉर्मेट में मौजूद है उसको दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। मिसाल के तौर पर आपके पास डेटा जेसॉन के फॉर्मेट में मौजूद है, उसको सीएसवी में कन्वर्ट करना है या एक्सएमएल में कन्वर्ट करना है ताकि आप उसको किसी डेटाबेस में स्टोर कर लें।
या अगर ऑलरेडी डेटाबेस में स्टोर है तो उसको निकाल कर जो है वो जेसॉन में लेके जाना है ताकि वो कहीं एज अ वेब के ऊपर यूज हो सके। सर वो 5G और क्वांटम वाला आंसर भी अपना कंप्लीट कर दीजिए काइंडली, वो आप हाँ, बीच में कट तो देते हैं। मसला ये है कि यार अभी तक 5G और क्वांटम कंप्यूटिंग आया नहीं तो उसके प्रैक्टिकल सिनेरियोज मिलने कम थे, तो इसलिए जो है ठीक हो गया, मैं तो शुरू से ही उसके साथ मुखालिफत में ही था, लेकिन ये कि ठीक हो गया, अच्छी बात है, बाकी लोगों भी उसमें से हट गए। ठीक है, अच्छी बात है सर, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। अच्छा भी और कोई थैंक यू सवाल या सो फिर मच सेशन सर। खत्म करें? सर ये जो वेब प्रोग्रामिंग होती है सर, ये कंप्लीटली पाइथन पे हो जाती है या इसके अलावा हमें और भी टूल्स इसमें इस्तेमाल आपको करने पड़ते हैं, जैसे HTML और CSS तो HTML आनी चाहिए ना। CSS? HTML CSS सीख लो, यस लेकिन सर। ये बहुत आसान है। अगर किसी ने पाइथन सीख ली तो उसके लिए HTML CSS बच्चों वाली चीज है यार। नहीं सर, इसमें इंक्लूड करनी पड़ती है पाइथन वेब बिल्कुल प्रोग्रामिंग, करनी पड़ती ये है तो दोनों चीजें। आपको राइट, HTML थैंक यू सर। CSS, बल्कि आपको जो वेब इंजीनियरिंग है उसकी थोड़ी सी समझ बूझ आपको पता होना चाहिए। रिक्वेस्ट क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, HTML फॉर्म क्या होता है, सबमिट क्या होता है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। राइट सर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर एक्चुअली मैंने सेशन थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। आप शुरू में कुछ डेटा प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस कर हाँ, रहे थे, मैंने असल में इसकी उसे रिकॉर्डिंग कर आप ली है। थोड़ा गाइड मैं इसकी करेंगे? रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर लूंगा, तो तुम आराम से देख लेना। कोई सवाल हो ये यहाँ पर पढ़कर तो, और तुम्हें कुछ समझ में बाहर है तो पूछ लो, क्योंकि रिवीजन मुझे मुझे असल में पुरानी चीजें खुद भी याद नहीं होती, तो मैं पढ़ के ही बता सकता हूँ, नहीं तो सर, तुम मुझे देख लो। आप कैगल के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना कि मैं कह रहा था मतलब कि हम लोगों ने केगल के ऊपर, पढ़ लिया जैसे है। तुम यहाँ देख सकते हो कि केगल के ऊपर जो है वो बहुत सारे जो है वो डेटा सेट अवेलेबल हैं। किसी लोगों ने कोड अपलोड किए हुए हैं, नोटबुक्स अपलोड की हुई हैं। तो आप जो है वो केगल के ऊपर टाइम लगाएं, वहां पर नोटबुक जो है वो डाउनलोड करें, उसको चला के देखें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर अपनी नोटबुक भी बनाना शुरू कर दें। तो जैसे मैंने एग्जांपल दे रहा था कि भाई जो बंदे गाने गाने के शौकीन रखते हैं वो शुरू शुरू में दूसरों के गाए हुए गाने गाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता नए गाने भी गाना शुरू कर देते हैं। क्या और ख्याल है? सर मेरा एक और क्वेश्चन भी है कि सर एक कुछ दिनों पहले मेल आई थी कि एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करनी टीचिंग के लिए, तो सर जब हम लोग उसको ज्वाइन कर रहे थे तो वो उसमें स्पेस नहीं था, तो दूसरी बार भी मेल आई, उसको भी मैं लाइक आई वाज अनएबल टू ज्वाइन इट। यार वो मैं मैनेज कर नहीं रहा हूँ, वो एक अलग टीम मैनेज कर रही है। तो आप उनसे जो है वो दोबारा उनको ईमेल कर दें कि भाई वो ग्रुप भर गया है, नया वाला कर दें। वो फेसबुक ये व्हाट्सएप के साथ ये एक चैलेंज है जो हमेशा रहता है। ठीक है जनाब, तो आप हमारी भी लाइट चली गई है, तो फिर इस सेशन को आप यहीं पे एंड करते हैं इंशाल्लाह। सर एक कोई फीडबैक? हाँ सर, ये हमने अभी प्रीडिक्शन वो टॉपिक पढ़ा था ना, ये वेदर फोरकास्टिंग वाला सर, उसके अंदर मैंने ये पूछना था कि लुक बैक जब होता है तो वो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करता है कि लास्ट वाले इंडेक्स से वो रिवर्स आता है, ये कैसे सर लुक बैक आता है, ये जरा बताइएगा टाइम स्टेप के साथ। यार ये मुझे फिर तुम क्लास में रिमाइंड कराना, क्योंकि अब वो चीजें मुझे खुली भी नहीं है, तो मैं जरा कॉन्टेक्स्ट में हूँ नहीं उसके। ओके ओके सर, ठीक है सर, मैं फिर आपको क्लास में रिमाइंड कराऊंगा। ओके, ओके जनाब, थैंक यू सो थैंक मच। यू। अल्लाह हाफिज।